So we will continue with law of equipartition of energy. अगर आपको याद होगा तो लास्ट सेशन में we have seen kinetic energy of gas. Do you remember equations of kinetic energy of gas? Kinetic energy per unit volume, kinetic energy per mole, kinetic energy per molecule and per unit mass. So just for a quick check, if you remember the formulas, ये फॉर्मूला एक बार रिवाइज करेंगे एंड देन विल गो अहेड विद लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. ओके, सो क्वांटिटी एंड फॉर्मूला. आई वुड वांट टू नो इफ यू रिमेंबर फॉर्मूलास. तो नंबर 1, टोटल काइनेटिक एनर्जी. व्हाट वाज द इक्वेशन फॉर टोटल? 3/2 PV. V/2 pressure into volume. This was total kinetic energy of gas. Number 2, kinetic energy per unit volume. इसको सिर्फ V से डिवाइड कर दोगे तो 3/2 P. Then इसके बाद क्या फाइंड किया था? काइनेटिक एनर्जी पर मोल. तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल का इक्वेशन क्या था? 3/2 RT. तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल ये डिराइव करने के लिए हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी लिया था 3/2 PV, उसको डिवाइड किया था नंबर ऑफ मोल से. तो इफ यू रिमेंबर, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 PV पर यूनिट मोल. PV था nRT, तो ये आ गया 3/2 nRT by nn cancel, so you get 3/2 RT. This is the kinetic energy per mole. इसके बाद हमने फाइंड किया था व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. 1 mole of a gas contains Avogadro number of molecules. तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल चाहिए, if you want what is kinetic energy per molecule, तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल को डिवाइड करोगे एवोगाड्रो नंबर से, तो क्या आया था आंसर? 3/2 RT by LA. बट R by LA is kV, तो ये आ गया था 3/2 kVT. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे हमको ये यूज करना है एज वेल. बाय द वे रिमेंबर ये 3/2 kVT दिस इज kinetic energy per molecule but for monoatomic gas. ये diatomic का नहीं है, this is for monoatomic gas. ये diatomic का हो सकता है rigid या नॉन रिजिड का, डिपेंडिंग ऑन. देखो कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल है, राइट. हमने इसको एनर्जी दिया, इट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. तो ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, ये रोटेट नहीं हो रहा है. When it is not rotating, then in that case energy of this molecule is also 3/2 kVT. But if this molecule starts rotating, अगर इसका रोटेशन भी हुआ तो फिर 3/2 kVT नहीं आएगा. तो नॉर्मली जो 3/2 kVT है, this is for monoatomic gas or for molecules which are diatomic but they are not rotating, or for non-rigid diatomic gas which are not rotating and which are not vibrating. तो 3/2 kVT कहाँ यूज करोगे? नॉर्मली मोनोएटॉमिक गैस के लिए. देन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास. काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या था? 3/2 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट MO, राइट. तो ये 5 एक्सप्रेशन हमने डिराइव किए थे लास्ट सेशन में, तो ये पता होना चाहिए आपको. देन वी हैव आल्सो स्टार्टेड विथ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. अब ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है वापस से हम डिटेल में देखेंगे. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसको और एक नाम है, इसको इक्विपार्टीशन थ्योरम भी बोलते हैं.
This is also called as equipartition theorem. Equipartition theorem, right? Then what is this law of equipartition of energy, या फिर what is equipartition theorem? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. इक्वी मतलब इक्वल, पार्टीशन मतलब पार्टीशन, किसका पार्टीशन? एनर्जी का. तो व्हाट डू वी नो? पहले बेसिक आइडिया क्लियर कर लेंगे, देन वी विल राइट डाउन पॉइंट बाय पॉइंट. तो अब तक हमको क्या पता है? व्हाट वी नो इज, अगर हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस है या फिर एक मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, ट्रांसलेशन मोशन होगा, मतलब अगली बार से याद रखना, स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब ट्रांसलेशन मोशन, मतलब मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, मतलब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो व्हेन आई से ट्रांसलेशनल मोशन, इसका मतलब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, राइट? तो हमारे पास या तो मॉलिक्यूल है ही मोनोएटॉमिक, मतलब ये एटॉमिक है, दिस इज नॉट मॉलिक्यूल, तो यू हैव मोनोएटॉमिक गैस, या फिर अदरवाइज यू हैव डायटॉमिक गैस. डायटॉमिक रिजिड भी हो सकता है, नॉन रिजिड भी हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, राइट? तो दिस इज व्हाट यू हैव. अब इस केस में फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों गैस को एनर्जी प्रोवाइड किया, and when I provide energy, these gas molecules start moving along a straight line. So we say that these gas molecules are performing translational motion, right? इसको मैं मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, लेकिन ये एटॉमिक है, ये मॉलिक्यूलर है. तो ये जो वर्ड है मॉलिक्यूल, ये जनरली यूज होता है फॉर एनी काइंड ऑफ गैस. अगर मोनोएटॉमिक हुआ तो मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक हुआ तो डायटॉमिक गैस, राइट? देन रिमेंबर, इन बोथ केसेस हम सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन की बात कर रहे थे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रोटेशन. तो फॉर अ गैस मॉलिक्यूल, फॉर अ गैस मॉलिक्यूल in translational motion, the energy is given by, और मैंने पहले ही वहां पे स्पेसिफाई कर दिया है, फॉर अ गैस मॉलिक्यूल, मतलब एक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की बात हो रही है. काइनेटिक एनर्जी भी क्यों मैंने तो लिखा, द एनर्जी इज गिवन बाय. इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, molecules of gas are non-interacting. If they're non-interacting, potential energy is zero. अगर potential energy zero है तो only energy is kinetic energy. तो मैं यहाँ पे kinetic energy लिखूँ या energy लिखूँ, is the same thing. So remember, क्योंकि potential energy नहीं है, it is zero. That is why I am just writing down energy, which means this energy is kinetic energy. So for a gas molecule in translational motion, the energy is given by, obviously energy will be given by half mv square, right? If the molecule is moving in 3 dimension, if the molecule is moving in 3 dimension, then आपको याद होगा नॉर्मली कभी भी वेलोसिटी वेक्टर होता है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप. अब मैंने नोट्स में इतना डिटेल नहीं दिया, आई एम जस्ट रिपीटिंग हियर बिकॉज फ्यू ऑफ यू डू नॉट रिमेंबर कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स. तो अगर मेरे पास एक गैस मॉलिक्यूल होगा जो सिर्फ 1 डायमेंशन में मूव हो रहा है, फॉर एग्जांपल ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, तो उस केस में वेलोसिटी होगा वी एक्स आई कैप. अगर हमारे पास ऐसा कोई गैस मॉलिक्यूल है जो ओनली अलोंग वाई एक्सिस मूव हो रहा है, तो उसमें होगा वी वाई जे कैप. इफ आई हैव अ मॉलिक्यूल व्हिच इज मूविंग ओनली अलोंग जेड एक्सिस, इट विल बी वी जेड के कैप. इफ आई हैव अ गैस मॉलिक्यूल व्हिच इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. If I have a molecule which is moving in yz plane, vy j cap plus vz k cap. If I have a molecule moving in xz plane, vx I cap plus vz k cap. But if I have a molecule which is moving in 3 dimension, what we have is vx I cap plus vy j cap plus vz k cap. यहाँ तक क्लियर? फिर अगर आपको याद होगा
ये 3 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब लिखते हो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, राइट? Then squaring on both sides, what you get is v square equal to vx square plus vy square plus vz square. Therefore, ये जो काइनेटिक एनर्जी था which was half mv square, अब आप इसको लिखोगे half m v square is vx square plus vy square plus vz square. Okay, तो फिर मल्टीप्लाई बाय हाफ m विथ ईच टर्म, तो काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगा हाफ m वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ m वी जेड स्क्वायर, राइट? इक्वेशन नंबर 1 ये है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल विच इज बेसिकली परफॉर्मिंग ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, राइट? मोनोएटॉमिक हुआ, डायटॉमिक हुआ, ट्राइएटॉमिक हुआ, टेट्राएटॉमिक हुआ, कुछ भी हो, सिर्फ यहाँ पे क्या है? ओनली ट्रांसलेशन, मतलब क्या? ओनली स्ट्रेट लाइन मोशन। यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? अब रिमेंबर, जब हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट किया था तो पहले ही सबसे पहला असम्पशन था गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। हमने यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है, लेकिन कौन से मॉलिक्यूल का? अगर मेरे पास एवोगाड्रो नंबर भी है, मतलब 1 मोल ऑफ गैस है, तो उसमें से कौन से पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो आप? यू कैन नॉट से। तो फिर हम नॉर्मली क्या बात करते हैं? एवरेजेस की। तो यू कैन से मीन, मतलब एवरेज मीन काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ molecule at a given temperature। तो दो प्रॉब्लम थे। नंबर 1 कि एग्जैक्टली कौन से मॉलिक्यूल की एनर्जी की बात कर रहे हो, यू कैन नॉट से। और नंबर 2 कि टेम्परेचर के साथ विद चेंज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो चेंज, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो मतलब आप हीट सप्लाई कर रहे हो। अगर आप हीट सप्लाई करते हो तो मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी होता है, ज्यादा एनर्जी होता है तो एनर्जी कहाँ गया? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कहाँ गया वो हीट? वो मॉलिक्यूल ने लिया, मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो हमने लिखा है हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, इसको अगर मैं एक गिवन टेम्परेचर पर देखता हूँ तो मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एट अ गिवन टेम्परेचर टी एस। तो याद रखना यहाँ पे टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी। मतलब इन शॉर्ट, आगे आपको लगने वाला है ये, यू विल नीड दिस एनीवेज। तो इन शॉर्ट टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एनर्जी ऑफ गैस। तो मेरे पास अगर दो गैसेस है, एक का टेम्परेचर ज्यादा है, एक का टेम्परेचर कम है, मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका एनर्जी भी ज्यादा है, जिसका टेम्परेचर कम है उसका एनर्जी भी कम है। ओके, सो मीन वैल्यूज को यहाँ पे डिनोट कैसे करते हैं? आई टोल्ड यू, इन केस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मीन वैल्यूज को नॉर्मली डिनोट करते हैं इनसाइड ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन। तो मीन काइनेटिक एनर्जी आएगा मीन ऑफ हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस मीन ऑफ हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस मीन ऑफ हाफ एम वी जेड स्क्वायर। तो ये सारे मीन वैल्यूज आएंगे हाफ एम वी जेड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। इज इट क्लियर? बट इफ यू रिमेम्बर, मैंने आज ये जानबूझ के रिवाइज किया बिकॉज यू शुड नो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 kBT, but we have seen that, or we know that mean kinetic energy per molecule
for molecule is given by mean kinetic energy is equal to 3 by 2 kBT. इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो राइट हैंड साइड क्या आएगा, सेम आएगा। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या था, मीन ऑफ हाफ mvx स्क्वायर प्लस हाफ mvy स्क्वायर प्लस हाफ mvz स्क्वायर, राइट, ये है उसका राइट हैंड साइड। एंड what is the right hand side of equation number 2? 3 by 2 kBT. So this is equal to 3 by 2 kBT, right? अब जो 3 by 2 kBT है इसको हम स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं। What you can do is 3 by 2 kBT मतलब kBT by 2 plus kBT by 2 plus kBT by 2, 3 by 2 मतलब 3 बार हाफ, तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। तो जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन का, इस राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन को यू कैन ऑल्सो राइट डाउन एज दिस इज इक्वल टू हाफ kBT प्लस हाफ kBT प्लस हाफ kBT। तो तब जाके हो जाएगा ये 3 by 2 kBT, राइट। तो ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड। तो हाफ kBT प्लस हाफ kBT प्लस हाफ kBT 3 बार। गुड, राइट, यहाँ तक क्लियर। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि हर एक डायमेंशन के साथ हाफ kBT एनर्जी एसोसिएटेड है। सो विथ ईच डायमेंशन यू हैव हाफ kBT एनर्जी। और ये क्यों आया, इट इज बिकॉज द मोशन इज रैंडम। मैंने आपको बताया था कि 8 या 9 जो भी आपके अजम्पशंस है वो सारे के सारे आपको लगने वाले हैं। जब भी मोशन रैंडम होता है, रैंडम मतलब डायरेक्शन लेस, आप बोल नहीं सकते पर्टिकुलरली कि ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो मॉलिक्यूल वाई डायरेक्शन में जा रहा है। द मोशन इज कम्प्लीटली रैंडम। जब मोशन कम्प्लीटली रैंडम हो तो उस केस में सारे के सारे कंपोनेंट में वैल्यू सेम आती है। मतलब एक्स डायरेक्शन में जो इक्वेशन मिलेगा वही इक्वेशन मिलेगा वाई डायरेक्शन में, वही इक्वेशन मिलेगा जेड डायरेक्शन में। तो फॉर रैंडम मोशन there is no preferred direction। इसका मतलब सिचुएशन सिमेट्रिक है, तो देयर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन। मतलब एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन, ऐसा हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक डायरेक्शन में ज्यादा मॉलिक्यूल जाएंगे दूसरे में कम जाएंगे। तो देयर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन, दैट इज द सिचुएशन इज सिमेट्रिक। और जब सिचुएशन सिमेट्रिक हो तब तीनों के तीनों डायरेक्शन में जो भी इक्वेशन बनेंगे दे विल बी इक्वल। तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर का एवरेज, हाफ एम वी वाई स्क्वायर का एवरेज, या फिर हाफ एम वी जेड स्क्वायर का एवरेज, ये सब इक्वल आएंगे। दे विल बी इक्वल टू हाफ kBT, राइट, करेक्ट। तो पहले तो लिंक करो अच्छे से। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट इतना ही था, हमारे पास एक गैस है विच इज परफॉर्मिंग ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशन की और वाइब्रेशन की अभी तक बात नहीं है यहाँ पे। मे भी मोनोएटॉमिक गैस है, अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो उसमें रोटेशन और वाइब्रेशन तो होता ही नहीं। पर अगर रिजिड हुआ डायटोमिक, तो रिजिड डायटोमिक में ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन आएगा। अगर नॉन रिजिड हुआ तो ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन और वाइब्रेशन भी आएगा। यहाँ पे जब हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन या फिर स्टेटमेंट हम जब डिफाइन करेंगे, तो इन दिस केस वी स्टार्टेड बाय सेइंग कि यहाँ पे जो मोशन है इट इज ओनली ट्रांसलेशनल। तो अगर ट्रांसलेशनल मोशन है 3 डायमेंशन में, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास था हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी है, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर है ये। लेकिन 3 डायमेंशन में तो 3 टर्म आ गए।
दिस इज इक्वल टू, ये आ गया एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये एनर्जी पर मॉलिक्यूल। व्हाट इज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा है 3/2 केवीटी। तो 3/2 केवीटी को मैंने 3 टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, हाफ केवीटी प्लस हाफ केवीटी प्लस हाफ केवीटी, राइट। और क्योंकि ये मोशन रैंडम था, तो रैंडम मोशन में जो भी फिजिक्स होगा वो सब हर डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। सो देयर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन। इफ देयर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन, kinetic energy in each direction is same, and this will be equal to half kbt, right। ये आ गया आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब इसको स्टेट कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। कैसे स्टेट करेंगे, मीन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मीन की बात हो रही है, एवरेज की बात हो रही है। mean kinetic energy the mean kinetic energy associated with each term in the equation of translational kinetic energy is half kbt। तो दो तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, तीसरा भी है, तीसरे के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, पहले हम स्टेटमेंट करेंगे, वी विल जस्ट मेक अ स्टेटमेंट आउट ऑफ इट। तो जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, अभी तक हमने उसका स्टेटमेंट लिखा ही नहीं, हमने पहले डेरिवेशन किया एंड देन वी आर कमिंग बैक टू स्टेटमेंट। तो कैसे स्टेट करोगे, हर एक ये हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर क्या था, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में टर्म्स थे। तो एनर्जी, द मीन एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच टर्म in the equation of translation energy is half kbt। the mean energy associated with each term in the equation of मैं सिर्फ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख रहा हूँ जानबूझ के, ऑन सम इंटेंशन। तो बाद में समझेगा क्यों। द मेन एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच टर्म इन द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच, हाफ kbt। ये हो गया फर्स्ट वे टू स्टेट व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। नंबर 2, अगर आप अच्छे से देखोगे तो हर एक टर्म क्वाड्रेटिक है, तो अब ऐसा भी बोल सकते थे द मीन एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच टर्म विच इज क्वाड्रेटिक, लेकिन क्वाड्रेटिक इन वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है, राइट, करेक्ट। मैं यहाँ पे वेलोसिटी है लेकिन वेलोसिटी मेंशन नहीं करूंगा फॉर सम रीजन, वो बाद में समझेगा, राइट। तो और अल्टरनेटिवली यू कैन से द मीन, सेम है, सिर्फ यहाँ पे 2-3 वर्ड्स चेंज होंगे। द मीन एनर्जी associated with each term which is quadratic in nature, with each term which is quadratic in nature in the equation of energy, अब मैं काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ ओनली एनर्जी। क्यों, वापस यू विल हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल। So mean energy associated with each term which is quadratic in the equation of energy is how much, half kbt, right। अब क्यों हम लोगों ने पहले सिर्फ काइनेटिक लिखा, ट्रांसलेशन नहीं लिखा, सिर्फ काइनेटिक लिखा, पर हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था बाय सेइंग ट्रांसलेशनल मोशन। देखो ऐसा है, अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो मेरे पास 3 ही टर्म्स आएंगे, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। पर एडिशनली अगर रोटेशन भी है तो रोटेशन में भी 2 टर्म्स और आएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा है। तो व्हाट इज रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, चैप्टर नंबर 1।
राइट। तो वहां पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगा, वो भी क्वाड्रेटिक है, वो ओमेगा का स्क्वायर है, ये वी का स्क्वायर है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इन लीनियर वेलोसिटी है, वहां पे क्वाड्रेटिक इन एंगुलर वेलोसिटी है, राइट। तो अगर मैं ट्रांसलेशन लिखता, मतलब हमको कंप्लीटली हम लोगों ने रोटेशन को इग्नोर कर दिया, तो ऐसा नहीं है। जब रोटेशन होगा तब रोटेशन एनर्जी भी आएगा, जब वाइब्रेशन होगा तब वाइब्रेशन एनर्जी भी आएगा। दैट इज वाई स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक वर्ड हटा दिया वहां से, मैंने यहाँ पे आखिरी में लिखा एनर्जी, क्योंकि जब मैं ट्रांसलेशन के साथ रोटेशन देखूंगा तो मैं रोटेशनल एनर्जी भी देखूंगा, जब मैं वाइब्रेशन का कंसिडर करूंगा तो मैं वाइब्रेशन एनर्जी भी कंसिडर करूंगा यहाँ पे। तो दैट इज वाई एक एक वर्ड इट विल बी इम्पोर्टेंट हियर, राइट। यहाँ तक क्लियर। So what is the average energy associated with each quadratic term? हाफ केवीटी। अगर मेरे पास 7 क्वाड्रेटिक टर्म होंगे तो एनर्जी कितना होगा? 7/2 केवीटी। अगर 5 होंगे तो, अगर 3 होंगे तो, अगर 2 होंगे तो 2/2, मतलब ओनली केवीटी, राइट। गुड। So now you are ready to go ahead with next topic, which is called as degrees of freedom. Degrees of freedom. इसको इन शॉर्ट हम डिनोट करते हैं DOF से। तो जहां पर भी मैं DOF लिखूंगा मतलब ये क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, लेट अस से हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एटम है, सिंगल एटम। इट कैन मूव ओनली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब इट कैन मूव ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मुझे अगर इस सिस्टम का कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हाउ मेनी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स डू आई नीड? ओनली वन, राइट। सिर्फ एक कोऑर्डिनेट और उस कोऑर्डिनेट से रिलेटेड वेलोसिटी का कंपोनेंट। मतलब मुझे जब सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो मुझे चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट और वी एक्स। So to describe a system completely, we need one position coordinate and one coordinate to describe configuration of the system. Configuration मतलब क्या? Exactly system में क्या हो रहा है? For example, ये move हो रहा है तो what is velocity? Vx. So one coordinate for position और उससे related उसका velocity, right? तो एक ही coordinate चाहिए basically. Velocity तो अपने आप आएगा। कैसे आएगा अपने आप? What is velocity? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो अगर पार्टिकल का पोजीशन पता है तो हम तो वेलोसिटी फाइंड कर ही लेंगे ना उसमें से। तो हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स डू यू नीड? ओनली वन। अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। लेट अस से मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल के टॉप पे ये पार्टिकल कहीं पे भी मूव हो सकता है। तो वी आर अलाउिंग दिस पार्टिकल टू मूव एनीवेयर ऑन दिस टेबल। टेबल मतलब कितना डायमेंशन? कितना? 2 dimensions. Okay, very good. So now tell me how many coordinates are required to completely specify position and configuration of the system? 2. पहले पार्टिकल जो था, पहले जो मॉलिक्यूल था, वो सिर्फ एक डायमेंशन में मूव हो रहा था, तो एक कोऑर्डिनेट चाहिए था। अब 2 डायमेंशन में है तो कितने चाहिए? 2, राइट। गुड। देन फॉर एग्जाम्पल, अब एक काम करते हैं, अब और एक डायमेंशन बढ़ा देते हैं। लेट अस इंक्रीज वन मोर डायमेंशन। इसको क्यूब बना देते हैं या फिर पैरेललोपिपेड बना देते हैं, समथिंग। तो वी विल मेक इट 3 डायमेंशनल इन नेचर। तो इसको 3D बना देंगे। अब अज्यूम कर लेना, आई एम वेरी सॉरी, आई कैन नॉट शो दिस एज अ क्यूब, बट एनीवेज आई विल ट्राई इफ आई कैन डू समथिंग। ठीक है, मोर और लेस समझने के लिए सफिशिएंट है। नहीं तो वी हैव अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ऐसा है कि पहले जो पार्टिकल था, पार्टिकल मतलब जो मॉलिक्यूल था, इट वाज अलाउड टू मूव ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, फिर इट वाज अलाउड टू मूव अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, नाउ इट इज अलाउड टू मूव इन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो अब इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स डू वी नीड? 3। एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए, एक जेड के लिए।
इसको बोलते हो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सिंपल। सो द नंबर ऑफ coordinates, independent coordinates, right, required to describe the position and configuration of the system, system मतलब गैस यहाँ पे, is called as degrees of freedom. Degrees of freedom are defined as degrees of freedom are defined as the total number, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, as the total number of independent क्यों, क्योंकि ऐसा है कि x और y कोऑर्डिनेट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो अगर मैं x में कुछ चेंज कर रहा हूं तो y में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं x डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करता हूं तो y में चेंज नहीं होना चाहिए, z में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं z डायरेक्शन में स्पीड को चेंज कर देता हूं तो x और y में नहीं होना चाहिए। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, राइट। कैसे डिफाइन करोगे? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, needed, required, which are required to describe what? To describe position and configuration of a system या फिर of a gas, ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि सिस्टम यहाँ पे गैस है। यहाँ तक क्लियर? गुड। और इसका और एक सिंप्लीफाइड वर्जन भी है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। अब उसको समझने के लिए लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एज आई टोल्ड यू इज हाईली थ्योरेटिकल एंड हाईली इमेजिनरी। सपोज मेरे पास मोनो एटॉमिक गैस है, मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड किया, तो क्या होगा? इट स्टार्ट मूविंग इन 3 डायमेंशन, मतलब यू नीड 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट x, y एंड z। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 3। सिंपल, वेरी गुड। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा इसका? 3 आएगा। नाउ लेट अस से मेरे पास एक रिजिड डायटोमिक गैस है। नाउ इफ आई गिव इट एनर्जी, तो क्या क्या हो सकता है? नंबर 1, x, y, z चेंज हो सकता है, मतलब तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे ट्रांसलेशनल मोशन से। और क्या होगा? रोटेशन होगा। मतलब इन शॉर्ट, जस्ट फॉर कंपैरिजन, लुक, हमारे पास जब मोनोएटॉमिक गैस था, हमने इसको एनर्जी दिया, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, राइट। तो एनर्जी एब्जॉर्ब 3 तरीके से किया इसने, या तो ये x डायरेक्शन में चेंज करेगा खुद को, या फिर y में, या फिर z में। अगर मेरे पास रिजिड डायटोमिक गैस है तो ये टोटल 5 तरीके से एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। एक तो एनर्जी लेके अलोंग x जाएगा, या अलोंग y आएगा, या अलोंग z जाएगा, मतलब x, y, z। तो 3 तो यही हो गए। एडिशनली 2 है रोटेशन के। एक रोटेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस इज 1 रोटेशन। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और क्या होगा? रोटेट होगा। ये एक रोटेशन था। एक मॉलिक्यूल बोर्ड के बाहर आ रहा है, दूसरा अंदर जा रहा है, राइट। तो इट इज समथिंग लाइक दिस। ये जो मेरे पास स्टिक है, इसके 2 एंड पे 2 मॉलिक्यूल ऐसा 2 एटम्स हैं, ऐसा इमेजिन करो। तो क्या होगा? एक मॉलिक्यूल बाहर जाएगा बोर्ड के, एक अंदर जाएगा। तो दिस इज द सेकेंड वे ऑफ रोटेशन। पहला कैसा था? पहला ये था। दूसरा कैसा है? दूसरा इज समथिंग लाइक दिस। तीसरा अपने ही जगह पे रोटेट होगा। लेकिन अपनी जगह पे रोटेट होता है तो एनर्जी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। अगर आपको याद होगा, रोटेशनल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और अगर आपको याद है, I इक्वल टू mr स्क्वायर। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा है तो ये आपको ध्यान में रहेगा कि व्हाट हैपेंस इज mr, r is the distance of the mass from axis of rotation,
आर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होता है, यहाँ तो खुद मास एक्सिस पे बैठा है, व्हाट इज डिस्टेंस? जीरो। अगर डिस्टेंस जीरो तो फिर व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जीरो। इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर एक्सिस। द एक्सिस अबाउट विच रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो तीन एक्सिस थे, एक था एक्स एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? जीरो है। एक था ये एक्सिस, एक वो, एक एटम अंदर गया एक बाहर आया, राइट? तो एक ये एक्सिस है, और तीसरा एक्सिस था समथिंग लाइक दिस, जिसमें एक मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे आ रहा है। तो टोटल तीन एक्सिस में से एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि मास खुद एक्सिस पे है, तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस जीरो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? जीरो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो तो एनर्जी कितना? जीरो। तो रोटेशनल के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे? दो। ट्रांसलेशन के कितने आएंगे? तीन। तो टोटल कितने हो गए? पांच। मतलब दिस rigid diatomic molecule can absorb energy in 5 different ways, 3 by translation, 2 by rotation, right? अब इसी को थोड़ा चेंज कर देते हैं। Now in this case, let us put a bond which is like a spring. मतलब पिछले केस में ये था रिजिड डायटोमिक, ये है नॉन रिजिड डायटोमिक। नॉन रिजिड का मतलब क्या होता है कि अब बॉन्ड लेंथ भी चेंज होगा। बॉन्ड लेंथ चेंज का मतलब क्या होता है? जब मैंने इसको एनर्जी दिया तो अब तीन चीजें होगी, एक तो ट्रांसलेशन मतलब एक्स वाई जेड, एक रोटेशन उसमें दो, और वाइब्रेशन में क्या होगा? नाउ वाइब्रेशन में क्या होगा? ये वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट होगा मतलब डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स विल चेंज, right? So it will keep vibrating something like this, right? तो ये वन डायमेंशनल मोशन हो गया। What is kinetic energy in one dimension? हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर। तो एक क्वाड्रेटिक टर्म यहाँ पे भी आ गया। और क्या होगा? जब दो एटम का डिस्टेंस चेंज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन इंटरैक्शन। यहाँ पे इंटरैक्शन चालू हो गया। अब कैसे चालू हुआ? लुक, रिमेम्बर, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन कहाँ रहती है? पहले बोला नॉन इंटरैक्टिंग, अब बोलते हो इंटरैक्टिंग। गैस अभी भी नॉन इंटरैक्टिंग है। मतलब क्या? एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई इंटरैक्शन नहीं है। यहाँ पे एक ही गैस मॉलिक्यूल के दो एटम्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस, राइट? तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। पहले बोलते हैं नॉन इंटरैक्टिंग, फिर बोलते हैं इंटरैक्टिंग। हाँ, gas molecules are still non-interacting, but there are two atoms in this gas molecule, single molecule, they are interacting. आपको पता होगा there is something called as van der Waals force. What is van der Waals force? What is van der Waals force? The force of attraction between atoms of a molecule. तो ये पता होगा आपको कि जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फिर ये वापस एक दूसरे के पास में आएंगे। फिर डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाएगा, फिर ये दूर जाएंगे, फिर ये वापस पास में आएंगे, फिर वापस दूर जाएंगे। तो दिस इज हाउ दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, एंड व्हेन दे वाइब्रेट यू हैव एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी टर्म। तो वाइब्रेशन के दो टर्म्स है, एक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन और एक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। आप आगे सीखोगे 5th नंबर चैप्टर में ऑसिलेशन में, क्योंकि मोशन क्या हो गया? ऑसिलेटरी। तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, वो आगे डिराइव करेंगे। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, राइट? तो ये भी क्वाड्रेटिक इन नेचर है, तो इसका भी हाफ केवीटी। और दैट इज वाई यू विल सी कि मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इन वेलोसिटी कहीं पे भी नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं क्वाड्रेटिक इन वेलोसिटी बोलता मतलब क्वाड्रेटिक इन पोजीशन में ही चलता फिर, राइट? गुड। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमको अल्टरनेट डेफिनेशन बनाना था। मैं वापस इस सब पे आऊंगा वन बाय वन, बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम? हाउ मेनी, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से
एक गैस मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो क्या बोलते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मेरे पास मोनोएटॉमिक गैस है, तो there are how many ways in which this gas atom can absorb energy? Three, only three. X, Y, Z. If you give energy, it can start moving along X, along Y, along Z. मतलब in short, it can change its kinetic energy in 3 dimensions. क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ ट्रांसलेशन ही होगा। तो when you provide monoatomic gas energy, it can change its kinetic energy in 3 different ways, and all these 3 ways are translational. Similarly, अगर मैंने rigid diatomic gas को energy supply किया होता, तो there are 5 independent ways in which the energy can be absorbed. 3 है ट्रांसलेशन, मतलब एनर्जी लेके एक्स वाई जेड में काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया, लीनियर मोशन का काइनेटिक एनर्जी, और 2 है रोटेशन। तो कितने हो गए, 5। और अगर वाइब्रेशन होता तो 7, राइट, 7। और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितना एनर्जी आएगा, हाफ केवीटी। गुड। तो पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन बना लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा आपने, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट व्हिच आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब पोजीशन एंड कॉन्फिगरेशन ऑफ अ गैस। यहाँ बोलेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैन आल्सो बी डिफाइंड एज the total number of possible ways, in which the gas can absorb energy. Gas can absorb energy. यहाँ तक क्लियर? गुड। तो अब एक एक करके हम तीनों गैसेस का डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। नंबर वन मोनो एटॉमिक गैस, सबसे सिंपल केस है, एक्सट्रीमली सिंपल, राइट। तो फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस वी हैव ओनली 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि एनर्जी लेके सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन ही पॉसिबल है। तो मोनो एटॉमिक गैस in this case we have only 3 translational degrees of freedom. What do you mean by DOF? Degrees of freedom, right? So I just say DOF, plural form में लिखेंगे इसका, right? Therefore what will be the total energy? हाफ केवीटी तो ठीक है, लेकिन कितने हाफ केवीटी? 3। हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। देयरफॉर टोटल एनर्जी इज बेसिकली 3/2 केवीटी, राइट। एक काम करते हैं, एक काम करो, बेटर रहेगा, लेट एफ बी द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देयरफॉर एक जनरल फॉर्मूला बना ही लेता हूं मैं। अब टोटल एनर्जी मतलब बेसिकली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, टोटल लिख दो। 3 क्या था ये 3 क्या था ये 3? तो एनर्जी कितना आया? अगर 5 होगा तो, अगर एफ होगा तो ओके। तो नेक्स्ट टाइम से डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करो एंड बाय 2 केवीटी से मल्टीप्लाई करो, डन, राइट। क्लियर यहाँ तक? तो ये हो गया मोनोएटॉमिक गैस का केस, बहुत सिंपल केस है। अगर मेरे पास एक मोनोएटॉमिक गैस है जिसको हमने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है टू मूव ओनली इन 2 डायमेंशनल प्लेन, तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने? नहीं, लुक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर लो। मेरे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल था, अभी मैंने बताया, अभी बताया मैंने, ये मॉलिक्यूल
एटम 3 डायमेंशन में मूव होता है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में क्या चेंज होगा, एनर्जी चेंज होगा। अगर मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अगर मैं इस गैस मॉलिक्यूल को सिर्फ इस प्लेन पे मूव होने देता हूँ, बाहर नहीं आने दे रहा हूँ, तो ये कितने डायरेक्शन में मूव हो सकता है, 2। मतलब अगर एनर्जी दिया तो एनर्जी कितने वेज में एब्जॉर्ब होगा, 2। तो हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 2। अब अगर मैंने इसको सिर्फ एक डायरेक्शन में लिमिट कर दिया, आई एम अलाउिंग दिस मॉलिक्यूल टू मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, तो हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1, राइट, गुड। देन for a monatomic gas, restricted to move in a plane, degrees of freedom are 2. Similarly, for motion only in one dimension, for motion only along one direction in one dimension, आपके ऊपर कैसा लिखते हो, along one dimension, d of f is how much, 1. गुड, राइट। तो यह आ गया आपके पास पहला केस मोनोटॉमिक गैस का। अब दूसरा केस है रिजिड डायटोमिक गैस, रिजिड डायटोमिक। अब ये रिजिड डायटोमिक गैस क्या है, कहीं पे भी ढंग से एक्सप्लेन किया नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। रिजिड डायटोमिक गैस is a gas molecule which has 2 atoms whose bond length is fixed. Bond length आपको पता है, water bonds पता है ना, what is a bond, not James Bond। मैं तो बोला कि वो 007 सीरीज का एक्टर इज बॉन्ड। what do you mean by bond? Whenever there is sharing of electron, which bond is formed, covalent bond. Why electrons are shared? To complete the octet, atoms, if they are short of some electrons, they share this electron with the neighbors. अब जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। देयर आर अदर बॉन्ड आल्सो, जैसे आयोनिक, राइट। तो हमको केमिस्ट्री में डिटेल चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए, तो सिर्फ यहाँ पे ये पता होना चाहिए। इन दिस केस रिजिड डायटोमिक मतलब, इन दिस केस देयर आर 2 एटम्स इन a rigid diatomic gas, there are 2 atoms, right, and the bond length is fixed. Bond length is fixed, मतलब cannot be changed. यहाँ तक क्लियर, राइट। तो अब अगर आप इसको एनर्जी सप्लाई करोगे, तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे। मतलब देयर आर 3 independent ways in which the gas can absorb energy and change its kinetic energy along x-axis, y-axis and z-axis। और दो आएगा कहाँ से, रोटेशन से। तो in this case there are 3 degrees of freedom of translation and 2 degrees of freedom of rotation. Therefore, total degrees of freedom is equal to degrees of freedom of translation plus degrees of freedom of rotation. Good. Which is equal to 3 plus 2, which is equal to 5. Therefore, total energy, एक काम करो, पहले टोटल एनर्जी पूरा लिखो। टोटल एनर्जी इज half mvx square plus half
एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज जीरो अबाउट विच एक्सिस, एक्स एक्सिस, राइट। और ये एक्सिस को क्या बोला है हमने, मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो जिस एक्सिस के अलोंग रोटेशन एनर्जी जीरो है, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर एक्सिस, राइट। देन यहाँ पे और एक एक्सिस आ जाएगा जेड एक्सिस, और यह आएगा आपके पास वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अब जब ये मॉलिक्यूल रोटेट होगा अबाउट वाई एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई वाई, और इसका स्पीड होगा ओमेगा वाई, एंगुलर स्पीड। जब ये जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई जेड, एंड ओमेगा जेड इज एंगुलर स्पीड, राइट। हम ऐसा भी कर सकते थे, किया नहीं है, कर सकते थे। व्हाट वी कुड हैव डन इज, ऐसा कर सकते थे, राइट। तो इस केस में मॉलिक्यूलर एक्सिस कौन सा है, जेड एक्सिस, राइट। तो फिर एनर्जी जीरो कौन से एक्सिस के अलोंग है, और नॉन जीरो कौन से एक्सिस के अलोंग है, एक्स एंड वाई। तो वहां पे क्या आएगा, हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर। उसमें ओमेगा जेड नहीं आएगा, बट रिमेंबर अगर ऐसा रखा तो इन दिस केस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट एक्स एक्सिस इज जीरो। तो दो टर्म्स कौन से आएंगे, हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर एंड हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। अगर इसको मैंने यहाँ पे रख दिया तो हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर, राइट। तो what will be zero, I y will be zero, right। तो वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर एक्सिस कौन से डायरेक्शन के अलोंग है। तो अभी जो डायग्राम मैंने यूज किया है वहां पे मॉलिक्यूलर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आपके पास जो दो टर्म्स आएंगे वो आएंगे हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर, correct। With each quadratic term you have half kbt energy. We know that with each quadratic term we know that the energy associated with each quadratic term, the energy associated with each quadratic term is कितना, half kbt। therefore total energy of rigid diatomic gas is 5/2, क्योंकि यहाँ पे 5 क्वाड्रेटिक टर्म है तो 5 बार हाफ आएगा, तो 5/2 kbt। यहाँ तक क्लियर, गुड। देन अब नॉन रिजिड अगर होगा तो बाकी सब सेम है, सिर्फ नॉन रिजिड में यू हैव बॉन्ड लेंथ विच इज नॉट फिक्स्ड विच कैन चेंज, मतलब स्प्रिंग जैसा सिस्टम है वो। तो नॉन रिजिड डायटोमिक गैस, और मैं तो कुछ बता रहा हूँ ना, आगे जाके सीईटी जेईई नीट, रिमेंबर ये अगर बेसिक नॉलेज है तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन ओरली सॉल्व होता है अगर आपको अच्छे से समझा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। If you know what is the meaning of degree of freedom, you can find out how many degree of freedom are there per molecule। अगर ये पता है कि हर एक मॉलिक्यूल के पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो आपको ये पता है कि हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना है। अगर आपको पता है कि हर एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कितना है तो आपको पता है कि एक मोल ऑफ गैस के पास एनर्जी कितना है। अगर आपको वो पता है तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज एनर्जी पर किलोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मोनोएटॉमिक गैस लेता हूँ, व्हाट इज द टोटल एनर्जी, 3/2 kBT per atom, राइट। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी पर मोल, एक मोल में कितने एटम्स आते हैं, एवोगैड्रो नंबर।
तो फिर क्या करोगे 3/2 KBT इंटू NA, NA तो क्या आएगा 3/2 NA KBT, यू नो व्हाट इज NA KBR, तो 3/2 RT, राइट। अगर 3/2 RT मिल गया तो फिर आपको बाद में हम डिफाइन करेंगे समथिंग कॉल्ड एज, यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। हाँ, तो स्पेसिफिक हीट फाइंड करते आएगा। तो ये सब बेसिक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो यू हैव अ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हियर। वापस the molecular axis I will be taking along x axis. There is a spring like structure here. Here you will have z axis, this is y axis. So y जब ये रोटेट होगा तो it will be I y omega y. Z axis जब ये along z axis रोटेट होगा तो I z omega z. तो जैसे यहाँ पे लिखा वैसे एक्सप्लेन करो। In a non-rigid diatomic gas, there are two atoms and the bond length is variable. It is not fixed. In this case, there are 3 degrees of translational freedom, 2 degrees of rotational freedom, and 2 degrees of vibrational freedom. So, same, exactly same. तो चलते जाओ। Okay. हाँ, एक 1 hour हो गया ना। Okay. It will take little bit of break now. Okay, good, doesn't matter. Just a minute. Just a minute. Just a minute. Right. So small changes will be there. For example, I just told you in this case, in a non-rigid diatomic gas molecule, what do you have is there are 2 atoms and the bond length is not fixed. And the bond length is not fixed, या बोल सकते हो is variable. Variable मतलब it can change basically. Therefore, there are 3 degrees of freedom of translation, 2 degrees of freedom of rotation, and 2 degrees of freedom of vibration. तो यहाँ पे जो वाइब्रेशनल एनर्जी आ रहा है, रिमेंबर टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इज गिवन बाय एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। नोट्स में मैंने इसको डिनोट किया है ई सफिक्स विब, तो ई वाइब्रेशन, इट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। और एक चीज पता होनी चाहिए, जो मॉलिक्यूलर एक्सिस होता है, यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर एक्सिस कौन सा लिया था, एक्स एक्सिस। तो जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल के, दे वाइब्रेट अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे ½mvx², राइट, करेक्ट। लेकिन ये जो मैंने ½mvx² लिखा है, ये कौन सा है, ये वाइब्रेशन का है। किसका है, ये वाइब्रेशन का है, करेक्ट। तो फिर नोटेशन ध्यान देना। लेट मी चेक व्हाट नोटेशन आई हैव यूज्ड इन द नोट्स। तो वही लिखा है मैंने, ½mvx² है, ठीक है, बट इट इज कमिंग फ्रॉम वाइब्रेशन, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम ट्रांसलेशन, रिमेंबर दिस, गुड। प्लस मैंने अभी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन आप बाद में सीखोगे, ½kx²। अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस y एक्सिस होता तो ½mvy², और यहाँ पे ½ ky²। अगर z एक्सिस होता तो ½ mvz² प्लस ½ kz², राइट।
So therefore total energy will be equal to, या तो total degrees of freedom लिख लो, total degrees of freedom, so total degrees of freedom will be degrees of freedom of translation plus degrees of freedom of rotation plus degrees of freedom of vibration. So this is equal to 3 plus 2 plus 2, मतलब 7, right? So what is total energy in this case? 7 by 2 kBT. So therefore एक काम करते हैं, पहले total energy लिख लेते हैं. What will be total energy in this case? It will be energy of translation plus energy of rotation plus energy of vibration. तो ये आ जाएगा half mvx square plus half mvy square plus half mvz square plus half iy omega y square plus half iz omega z square plus half mvx square, but this is related to vibration, plus half kx square, right? So according to equipartition of energy, according to law of equipartition, energy associated with each term is half kBT. Energy associated, according to law of equipartition, energy associated with each quadratic term is half kBT. Therefore हमारे पास कितने quadratic term है यहाँ पे? 7. So what is total energy? 7 by 2 kBT. यहाँ तक clear? अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन का मैंने बोला था तीसरा स्टेटमेंट भी बन सकता है. तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है? तीसरा स्टेटमेंट है द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ केबीटी. पहला आपने बोला, पहला क्या बोला आपने, याद है? द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज केबीटी, हाफ केबीटी. दूसरा, द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच टर्म इन द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ केबीटी. अब तीसरा आ गया, the energy associated with each degree of freedom is half kBT. Correct? Good. So that's it for today.